हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ था, शायद 7 जनवरी से शुरू होकर 8 फरवरी तक चला था, उसका रिव्यू नहीं देखा हो तो आप एक बार जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि चांसेस रहते हैं एसएससी एमटीएस में भी जो सीएचएसएल के पुराने क्वेश्चन है उसको रिपीट करने का। तो सारा रिव्यू मैंने कवर किया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में एक पूरा सेक्शन ही बनाया एसएससी सीएचएसएल रिव्यू, तो उसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। ये जीएस का मॉक टेस्ट पार्ट 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया था। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम बेसिकली क्या था, इसके चलते जो है प्रेस पे रोक लगाई गई थी। प्रेस पे बहुत सारी छूट थी, उन सब छूटों पे रोक लगा दी गई थी। तो ये किसके समय में लागू किया गया था, ये जो है लॉर्ड लिटन के समय में लागू किया गया था। लोग कंफ्यूज रहते हैं लॉर्ड लिटन और रिपन से, तो मैं बता दूं लॉर्ड लिटन का टाइमिंग है 1876 से 1880, और इनके बाद जो है रिपेन आते हैं 1880 से 1884, और इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करके समाचार पत्रों पर रोक लगा दी थी। इनको एक उपाधि भी मिली थी, केसर ए हिंद, और साहित्यकारों में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था, ओवन मेरेडिथ। तो इनके बारे में 2 खास जानकारियां था। उसके बाद जब रिपन आए थे तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता था किसने हटा दिया था, तो रिपेन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया था, और ये भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय थे, सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें जो है भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपेन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी, और भारत का जो स्वर्ण युग कहा जाता था वो भी रिपेन के काल को ही कहा जाता था। तो ये कुछ जानकारी थी लिटन और रिपेन में, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती। तो भूमध्य रेखा के बारे में एक ट्रिक बना के मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, जो आप आई बॉक्स के पास से वो ट्रिक पा सकते हैं। अगर आपको याद करनी है तो उसे आप देख सकते हैं। तो देखिए, भूमध्य रेखा इक्वेटर जो है आपकी ये है, ये आपकी अफ्रीका एशिया से होते हुए गुजरती है। और कौन सा देश नहीं आता है, तो इसमें सारे देशों का नाम है। देखिए, ब्राजील है यहाँ पे, आपका ये ब्राजील हो गया, आपका इंडोनेशिया, ये पार्ट जो है आपका इंडोनेशिया का हो गया, और ये आपका हो गया केन्या, ये ग्रीन एरिया जो है आपका हो गया केन्या। तो हमारे पास बचता कौन सा है, मैक्सिको। तो भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है वो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मैक्सिको। विषम को पहचाने। देखिए, फीफा कप, राइडर कप, वॉकर कप एंड सालेहीम कप, एक एक चीज के बारे में जान लेते हैं। तो सालेहीम कप जो है आपका जो है प्रोफेशनल महिला गोल्फरों का गोल्फ टूर्नामेंट का कप है, और इसका आयोजन 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। उसके बाद आते हैं वॉकर कप पे, ये भी गोल्फ टूर्नामेंट का कप है लेकिन पुरुषों का, और इसका भी आयोजन 2 साल में एक बार किया जाता है। राइडर कप, ये भी गोल्फ टूर्नामेंट है, और इसका भी आयोजन 2 साल में एक बार। तो विषम कौन हुआ, फीफा वर्ल्ड कप, ये फुटबॉल का एक वर्ल्ड कप है। आप सब लोग को फीफा के बारे में तो जानकारी होगी, लेकिन हो सकता है इनके बारे में जानकारी ना रही हो, राइडर कप, वॉकर कप एंड सालेहीम कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल की जाने वाली प्रथम महिला किस देश से संबंधित है। तो देखिए, 4 जनवरी 2014 में जो है न्यूजीलैंड की कैथी क्रॉस आईसीसी अंपायरों के पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। कौन थी, न्यूजीलैंड की कैथी क्रॉस। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूजीलैंड। निम्न में से कौन सी कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सैल्यूट के रूप से जाना जाता है। देखिए, 3 फिंगर सैल्यूट आपका क्या होता है, 3 फिंगर सैल्यूट ये होता है कि जब आप किसी भी कंप्यूटर को रीबूट या रीस्टार्ट करना चाहते हैं, उसको बिना रीबूट हुए मीन्स जैसे कोई प्रोसेस चल रहा है, आपका प्रोसेस चल रहा है, वो हैंग कर गया, तो उसको आप कैसे बंद करेंगे, प्रोसेस में जाके बंद करेंगे। मीन्स कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट का की दबा के आप जो है उसको बंद कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट।
आप कभी भी अपने कंप्यूटर में ट्राई कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है हैंग कर गया, उस पर माउस काम नहीं कर रहा, कोई बटन नहीं काम करे, तो कंट्रोल ऑल प्लस डिलीट दबाइए, आपके सामने एक विंडो खुल के आ जाती है जिससे उसका प्रोसेस रीबूट या बंद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नीचे आप एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मतलब कंप्यूटर का जितने भी एमटीएस में क्वेश्चन आए उनका एक कंपाइलेशन, एक संग्रह चाहिए या नहीं चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन से वक्र घरेलू आय के संबंध में किसी विशेष वस्तु पर घरेलू खर्च की भिन्नता का वर्णन करता है। देखिए, आपका जो एंजिल वक्र है, एंजिल वक्र, एंजिल कर्व, वो जो है आपका घरेलू खर्च की भिन्नता का वर्णन करता है। कैसे? देखिए आप आपकी जो भी कमाई होती है, आप उसमें कुछ न कुछ जो भी आपका घर का बजट होता है, मान लीजिए B1 बजट है आपका, फिर आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, आपका बजट B2 हो जाता है, फिर इंक्रीज होती है और आपका बजट बढ़ जाता है। ठीक है, समझाना क्या चाह रहे हैं हम कि आप अपने घर के बजट में कुछ सामान लाते होंगे कई तरह के। मान लेते हैं कि 2 सामान आप लाते हैं, तो 2 सामान लाते हैं, आपके घर का बजट था 300, तो कुछ Y सामान लाते हैं, कुछ X सामान लाते हैं, तो दोनों बराबर बराबर डिवाइड है, तो एक ये कर्व बनता है। इस साइड जो आपका X सामान का कर्व है, इस साइड Y सामान का। अब जब आपके घर का बजट मीन्स आपकी सैलरी बढ़ जाए, 300 से 400 हो जाए, तो ये कर्व भी बड़ा होते जाता है। देखिए, ये भी सामान आप ज्यादा लाएंगे, ये भी सामान आप ज्यादा लाएंगे। घर का बजट 500 हो जाए तो और कर्व बड़ा हो जाएगा। तो एंजिल वर्क के अंदर जो है घरेलू खर्च की भिन्नताओं का वर्णन किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एंजिल कर्व। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 को भारत सुशासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसका जो अधिकार था भारत पर, वो पूरी तरह से समाप्त होके भारत का अधिकार पूरी तरह से किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश सरकार के हाथ में हस्तांतरित हो गया। और कंपनी के राज्य क्षेत्रों पे पूरी तरह से जो है महारानी का अधिकार हो गया। इन राज्य क्षेत्रों को नियंत्रित करने की कंपनी की शक्ति जो थी वो समाप्त हो गई। तो जो है किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन हुआ? तो इसी 1858 के तहत जो है ब्रिटिश की महारानी ने जो है भारत के जो भी अंदर शासन का पूरी तरह से क्षेत्रीय विभाजन किया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1858। देखिए, 1861 के अधिनियम में क्या होता है? जो 1858 का अधिनियम है वो पूरी तरह से मतलब जिस लिए बनाया गया था उस तरह से पूरी तरह से वो खरा नहीं उतरता है, तो उसे 3 वर्ष बाद भंग करके भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लाया गया। इसके अंतर्गत 2 जो मेन काम हुए थे, ये पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें जो है विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई थी। देखिए, इन 2 चीजों की नींव रखी गई थी। किस किस चीजों की? एक तो विभागीय प्रणाली की और दूसरा मंत्रिमंडल प्रणाली की नींव रखी गई थी इसके अंदर। और 1861 भारतीय परिषद अधिनियम के थ्रू ही जो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की जो शुरुआत हुई थी वो 1861 में ही हुई थी। और सबसे पहले जो है लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। तो ये आप कहीं नोट कर लीजिए, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इसके बाद छोटे छोटे अधिनियम आते रहे, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज हुआ वो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में हुआ। चलिए, भारतीय परिषद अधिनियम से जितने भी रिलेटेड है, मैं इस वीडियो का अपलोड होने के 2-3 घंटे बाद एक वीडियो लेक्चर ही बना के दे दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्न में से कौन से राज्य आपस में मिलकर 7 बहनों या 7 स्टेट के नाम से जाने जाते हैं? तो आप लोग को भी पता होगा कि 7 स्टेट जो है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है पूरा, बांग्लादेश के इस साइड, वो पूरा जो है 7 स्टेट के नाम से जाना जाता है। उसमें कौन कौन से देश हैं? देखिए, पहला अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश देखिए सब में है, आपका देखिए इसमें नहीं है, तो अब ये तो काउंट ही नहीं होगा। दूसरा असम और मेघालय। असम यहाँ पे है। मेघालय की बात करते हैं, मेघालय इसमें नहीं है। अब हमारे पास 2 बचे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। मणिपुर खोजते हैं, मणिपुर यहाँ पे है, मिजोरम भी इसमें है। इसमें देखिए मणिपुर, यहाँ पे मणिपुर नहीं है तो गलत। आपको ऑप्शन मिल गया कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम,
मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इनको क्यों सेवन सिस्टर के रूप में जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7% जो है इनको मिला के बनता है, 7% क्षेत्र, इसलिए इनको सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द अशोक, इमली या कोरल के जैसे पेड़ों के वनस्पति नाम के समान है? देखिए, सबका नाम आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा। इमली के पेड़ का नाम क्या होता है? देखिए, टेमेराइन्स इंडिका, जो इमली है उसका नाम क्या है? अशोक के पेड़ का क्या नाम होगा? सेरेका इंडिका। तो इन दोनों के पेड़ों के लास्ट में देखिए इंडिका, मतलब जितने भी पेड़ भारत में पाए जाते हैं वनस्पति, उनके लास्ट में इंडिका होता है। तो वनस्पति नाम के समान क्या है? इंडिका। तो आंसर क्या होगा? इंडिका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा एक राष्ट्र के आर्थिक विकास को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो देखिए, मैंने इकोनॉमिक्स से करीब 10 पार्ट शेयर किए हैं, आप अभी तक नहीं देखें तो आप यहाँ आई बॉक्स के थ्रू जाके आप देख सकते हैं। आप जब यहाँ पे माउस का बटन लाएंगे तो वो अपने आप ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन है, कौन सा एक राष्ट्र के आर्थिक विकास को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो प्रति पूंजी आय, पर कैपिटा इनकम जो है एक राष्ट्र के आर्थिक विकास को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, ये क्वेश्चन आते ही बहुत सारे लोग राइनोसोरस पे क्लिक मार देंगे। जी नहीं, राइनोसोरस नहीं है, भारतीय जंगली गधा। मोदी जी ने भी गधे के बारे में अभी तो काफी चर्चा हुई थी चुनाव के समय। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य जो है छोटे रण के कच्छ, गुजरात में स्थित है और ये भौगोलिक क्षेत्र में जो है 4954 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। कितना? 4954 किलोमीटर स्क्वायर में पूरी तरह से फैला हुआ है और ये भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो वाइल्ड इंडियन एस, इसका आंसर होगा भारतीय जंगली गधा। निम्न में से कौन सा पौराणिक महाकाव्य गुरु गोविंद सिंह द्वारा दोबारा लिखा गया? देखिए, गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें सिख गुरु थे और इन्होंने पौराणिक महाकाव्य रामायण के नए रूपांतर का पुनर्लेखन संबंधी कार्य किया था। किसका? रामायण का। और एक और खास बात थी, ये रूपांतरण जो है गोविंद रामायण के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? रामायण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास है जहां पर मोटर वाहनों द्वारा पहुंचा जा सकता है? तो विश्व का जो है सबसे ऊंचा रोड पास जो है सेमोला है। ये दर्रा जो है तिब्बत में स्थित है और ये जो है पश्चिमी तिब्बत और कैलाश पर्वत में भी प्रवेश का एक मार्ग है, सेमोला दर्रा। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखी थी? देखिए, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है लेखक हैरोल्ड लॉस्की की एक कृति है। किसकी कृति है? हैरोल्ड लूस्की की एक जो है कृति है और ये पुस्तक जो है 1985 में प्रकाशित हुई थी, 1925 में जो है प्रकाशित हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा। और इसके अंदर जो है राज्य और समाज, अधिकार और शक्ति, स्वतंत्रता और समानता, इन सब आदि विषयों पर चर्चा की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? हैरोल्ड लूस्की। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इज रिटन बाय हैरोल्ड लूस्की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महायोग के प्रक्रिया को शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 61। ये महायोग नहीं, महाभियोग है, इसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61। आई होप फ्रेंड ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा हमारी जो एक कम्युनिटी है छोटी से बड़ी होती जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड।